तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। जैसे कि आपको पता है कि सॉलिड एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें रिजिडिटी होती है, हार्डनेस होता है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, एम्प्टी स्पेस नहीं होता है, वगैरह वगैरह आपने ये सब पढ़ा होगा। आज हम सॉलिड को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक एमॉर्फस सॉलिड और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स का मतलब होता है, एम का मतलब होता है विदाउट शेप या ज्योमेट्री। ऐसे सॉलिड जो सॉलिड तो होते हैं मगर ये फॉल्स सॉलिड होते हैं। क्या मतलब है? इरेगुलर डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें ऐसी अरेंजमेंट नहीं होती जो एक ट्रू सॉलिड के अंदर होती है। ठीक है, इसमें डिसऑर्डर होता है वो एग्जिस्ट करता है, इरेगुलर डिसऑर्डर होता है पार्टिकल्स का। नो 3D रेगुलर स्ट्रक्चर, इसमें कोई 3 डायमेंशन रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फॉलो नहीं करता है उस अरेंजमेंट में, तो ये बेतरतीबी होती है। नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जब बेतरतीबी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा। क्या मतलब? यानी अगर आप इसको हीट दोगे तो सम पार्ट सॉफ्टर गेन हीट एर्लियर देन अदर लेटर, यानी कि अगर आप इसको हीट दोगे जो कुछ हिस्से जो सॉफ्टर होते हैं वो गेन हीट तो पहले गेन कर लेते हैं, और जो कुछ ऐसे होते हैं वो बाद में हीट गेन कर लेते हैं। मतलब एट वंस हीट सप्लाई नहीं होती है, इरेगुलर हीट भी सप्लाई होती है इसके इरेगुलर स्ट्रक्चर की वजह से। ये आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब तमाम हर डायरेक्शन में ये एक ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके पास इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्या मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड? ऐसा यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब ये होता है कि जब सॉलिड को हम मेल्ट करते हैं तो सडनली इसको कूल्ड कर देते हैं, एट वंस इसका टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, तो इनके पार्टिकल को इतना मौका नहीं मिलता कि वो अपने अपने पोजीशन पर आ जाए, तो जिसकी वजह से पार्टिकल क्या हो जाएंगे? इरेगुलर हो जाएंगे। ये ऐसा है जैसे कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट आते हैं और मैं 30 स्टूडेंट को बाहर खड़ा कर दूं और सबको कहूं कि एकदम से बैठो जितना जल्दी हो सके, तो कुछ स्टूडेंट होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, कुछ ऊपर बैठेंगे, कुछ गिर जाएंगे, कुछ सीधे बैठ जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ये था आपके पास एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम कहते हैं ट्रू सॉलिड। अब ये जो एमॉर्फस सॉलिड है, ये जो ओरिजिनल सॉलिड है, मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ओरिजिनल, ये ट्रू सॉलिड है, इससे ये काफ़ी काफ़ी इरेगुलर है, लेकिन ये लिक्विड से अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एमॉर्फस सॉलिड नहीं होता, ये भी सॉलिड होता है, लेकिन ये इसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट नहीं अच्छी नहीं होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? प्लास्टिक, आपके पास जो प्लास्टिक होता है, रबर होता है आपके पास, प्लास्टिक, रबर, स्पंजेस, ये आपके पास जो होती है ये एमॉर्फस सॉलिड में आती है। उसके बाद तो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम कहते हैं ट्रू सॉलिड। इसमें रेगुलर, ये इसका बिल्कुल उलट है, इसमें रेगुलर ऑर्डर होता है। ठीक है, रेगुलर ऑर्डर, बिल्कुल उल्टा नहीं होता है। इसमें अरेंजमेंट बहुत वीकली होती है, तो इसमें अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी होती है। इसमें 3D अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फॉलो करता है बिल्कुल स्मूथली। ठीक है, अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। अब अरेंजमेंट यानी पार्टिकल की अरेंजमेंट काफ़ी बेहतर होती है, तो जिसकी वजह से जैसे ही हम हीट देते हैं तो सारे के सारे पार्टिकल है उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से तमाम पार्टिकल को हीट सप्लाई होता है एट वंस। ठीक है, अच्छा, यानी कि अगर मेरे पास आइस है तो ये 0 सेंटीग्रेड पर होगा, और ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं। एन आइसोट्रोपिक को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास था क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जो हमारा चैप्टर है पूरा, अब हमने एमॉर्फस सॉलिड को छोड़ना है। हमारा जो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बेस पर होगा। इसमें हम पढ़ेंगे जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने कहा था कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को आगे पढ़ेंगे। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। सिमेट्री, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में आती है। सिमेट्री का मतलब होता है किसी चीज़ की बार बार रिपीटिशन को, यानी मैं यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट उर्दू पढ़ूंगा। ठीक है, सिमेट्री का मतलब होता है जब कोई चीज़ बार बार अपनी रिपीटिशन शो करता है सेम, उसे हम कहते हैं सिमेट्री। तो क्रिस्टल जो एक सिमेट्री रखता है, इसमें नंबर ऑफ सरफेस होते हैं, इसमें क्या होते हैं? एजेस होते हैं, या ये जो एजेस, दिस इज कॉल्ड एजेस, और ये जो पूरा जो प्लेन होता है इसको हम कहते हैं फेसेस, और यहाँ पर जो एंगल बनते हैं इनके दरमियान इसको हम कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। सिमेट्री के कई किस्में हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मैं आपको सिंपल समझा दूँ
जब मैं किसी क्रिस्टल को ऐसा कट कर दूं कि वो दोनों हाफ्स यानी कि दोनों आधे आधे हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाए, इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कि कट इनटू टू इक्वल हाल्व्स, दो इक्वल हाल्व्स में मैं इसको तोड़ देता हूँ और एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज होता है। जैसे कि मेरे पास ये क्या है, इसको अगर मैं हॉरिजेंटली इस तरह कट कर दूँ, ठीक है, इस तरह नाइफ से कट कर दूँ तो ये ऊपर हिस्सा नीचे हिस्सा दोनों मिरर इमेज होगी। अगर इसको मैं वर्टिकली कट कर दूँ तो ये हिस्सा वो हिस्सा अब एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। अगर मैं इसको डायगनली कट कर दूँ तो वो हिस्सा और ये हिस्सा एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। और ये मिरर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो आपके पास 9 होती है, ठीक है, 9, इसको भूलना नहीं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, यानी कि एक इमेजिनरी लाइन, ये आपके पास क्या है, क्रिस्टल है, इसके ऊपर मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की है और इसको मैं 360 एंगल से रोटेट करता हूँ। कितना, 360 एंगल से रोटेट करता हूँ। इफ़ मोर देन वन अपेयर, या एक से ज़्यादा, अगर मेरे यहाँ पर क्या लिखा, ए लिखा, ठीक है, ए लिखा, अगर इस एक की जो अपेरेंस है अगर एक या एक से ज़्यादा फिर से मुझे दिखने लग जाए, कब, जब मैं इसको 360 एंगल पर एक बार रोटेट करूं, तो उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्रिस्टल, जो आपके पास क्रिस्टल होता है इसके बिल्कुल मिड पर एक पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ये हर पॉइंट से, यानी कि हर एज से ये इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ठीक है, हर किनारे से ये एक ही फासले पर होता है। तो आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 होती है, जबकि सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होती है, वो भी सेंटर में। तो कुल मिलाकर आपके पास जो सिमेट्री होती है वो 23 होती है, ठीक है, 9, 13, 1। अच्छा, ज्योमेट्रिकल शेप, सोडियम क्लोराइड क्यूबिक, ये एक इसका नेचुरल शेप। यानी कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस बात को ज़रा गौर से सुनो, ठीक है। अब इस बात पर फोकस करो। हर जो कंपाउंड होता है जो अपने क्रिस्टल में पाया जाता है, उसको उसकी कुदरती तौर पर एक शेप डेवलप होती है, ठीक है। यानी कि हर कंपाउंड की, क्रिस्टलाइन कंपाउंड की अपनी अपनी शेप होती है जिसमें वो ग्रोथ करता है, उसको हम नीचे भी पढ़ेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का अपना नेचुरल स्ट्रक्चर क्या है, क्यूबिक है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में बहुत सारे सोडियम क्लोराइड है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो उसमें जो सोडियम क्लोराइड है वो क्यूब फॉर्म में अरेंज होंगे। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, यानी ऑल पार्टिकल का ऑर्डर सेम होता है। इसको हम पिछले जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस है इसमें हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, हीट सप्लाई टू ऑल, यानी हीट जो सप्लाई होती है वो सिमिलर होती है और एट वंस चली जाती है, ठीक है, और वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये मेल्ट हो जाता है। उसके बाद है क्लीवेज प्लेन थ्रू विच क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल क्रिस्टल, यानी कि ऐसा प्लेन जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, पूरा एक सॉलिड छोटे छोटे क्रिस्टल में टूट जाए, उस हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन। ये आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, इसको मैंने जैसे ही टक कर दिया तो ये जुदा हो गया। अच्छा, हैबिट ऑफ क्रिस्टल, द शेप अडॉप्ट बाय द क्रिस्टल ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, यानी कि जो शेप अडॉप्ट होता है बाय द क्रिस्टल ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, मतलब जब क्रिस्टल ग्रो कर रहा होता है तो जो शेप वो अडॉप्ट कर लेता है उसे हम कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल, यानी उसका ये आदत है कि वो इसमें ही बड़ा होगा। नेचुरली, कुदरती तौर पर सोडियम क्लोराइड में अगर 0% इम्प्योरिटी हो तो वो हमेशा क्यूबिक स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन अगर 10% यूरिया डाल दिया तो ये नीडल लाइक बन जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रिपरेशन पर, ठीक है। अच्छा, हैबिट ऑफ क्रिस्टल को अच्छी तरह समझने के लिए आप इंडियन जो यूट्यूबर है जो एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाता है, मिस्टर इंडियन हैकर उसका नाम है, उस पर आप सर्च कर लो कि जो क्रिस्टल होता है, बस क्रिस्टल लिख दो और आगे आप मिस्टर इंडियन हैकर लिख दो, आपको उसमें बहुत अच्छी वीडियो है, वो क्रिस्टल को बनाता है और बहुत अच्छी वीडियो है, आप उसे देख लेना। अच्छा, अब हम आएंगे, अब यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज़, ये काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसमें अगर सॉलिड में चैप्टर आना है तो जो पिछले में हमने पढ़ा और अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें ही आपके पास ये आएंगे। एनआइसोट्रोपी, व्हाट इज़ एनआइसोट्रोपी? डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करना, दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपी, इसको भूलना नहीं है। मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में आप इसको पढ़ रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड शो दिस प्रॉपर्टी, हमने पहले कहा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ये अनसोट्रोपिक होता है, तो हमने कहा था कि हम उसको आगे पढ़ेंगे, तो आज ये देखो हम पढ़ रहे हैं।
क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड ये प्रॉपर्टी शो करता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि तो इसकी वजह यह है कि इसमें ऑर्डर और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात होगी, तो यहाँ पर ऐसा होगा। सिल्वर आयोडाइड, इसमें कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो ना, प्लस होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर है, एक साइड पर ये बेटर कंडक्टिविटी रखता है तो दूसरे साइड पर ये लेस कंडक्टिविटी का रखता है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। वन साइड अदर साइड, वन साइड का मतलब एक डायरेक्शन, अदर साइड का मतलब अदर डायरेक्शन। बेटर कंडक्टिविटी का मतलब होता है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, लेस शो कंडक्टिविटी का मतलब होता है मिनिमम शो मैग्नीट्यूड। अब देखो ना, मेरे पास एक ग्रेफाइट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह रहेंगे। अगर मैं यहाँ से करंट पास करूँगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अच्छी तरह मूव करेंगे इस तरह, ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, फिर दूसरा ग्रेफाइट होगा, यानी कि जो दूसरा हेक्सागोनल शक्ल होगा ग्रेफाइट का, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पर करंट जो होता है वो बहुत अच्छी तरह क्या करता है, बेटर कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन जैसे ही हम फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से करंट पास करें तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो यहाँ पर लेस कंडक्टिविटी होगी। तो देखो डायरेक्शन जैसे ही चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। आइसोमॉर्फिज्म, डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैव सेम शेप सेम एटॉमिक रेशियो। अच्छा, क्या मतलब है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिफरेंट ही होंगे लेकिन उनका शेप और उनका एटॉमिक रेशियो एक ही निकलेगा। सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम यानी कि थर्ड पीरियड जो एलिमेंट है, इसमें सोडियम फिर मैग्नीशियम आता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका एक ही शेप होता है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस डिफरेंट होते हैं लेकिन इसका शेप सेम होता है, क्यूबिक शेप होता है। इस तरह फर्स्ट ग्रुप जो होता है इसमें सोडियम फिर पोटाशियम आता है, तो सोडियम का नाइट्रेट और पोटाशियम का नाइट्रेट, इसका सेम शक्ल होता है, रोम्बोहाइड्रल। जिंक ऑक्साइड और ये सेम शक्ल रखता है, हेक्सागोनल। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का कई शक्ल, ठीक है, कई रूप लेता है, ठीक है। एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा लेकिन उसकी मुख्तलिफ क्या होगी, शक्लें होगी, डिफरेंट फॉर्म होगा। सिल्वर नाइट्रेट, अब देखो ना, ये रोम्बोहेड्रल भी होता है और ऑर्थोरोम्बिक भी होता है। पोटाशियम नाइट्रेट, ये रोम्बोहेड्रल भी होता है और ऑर्थोरोम्बिक भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये ट्राइगोनल होता है, ठीक है। यानी कि एक क्या है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है और इतने ज़्यादा रूप लेता है। अच्छा, अलोट्रोपिक का मतलब होता है एक एलिमेंट होगा और उसके कई फॉर्म होंगे, जैसे कि सल्फर का एमार्फस में आता है, क्लिनिक में आता है और ऑर्थोरोम्बिक में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन में आता है और ओजोन में भी आता है। अच्छा, उसके बाद ये ट्रांजिशन टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाए अदर सब क्रिस्टलाइन में। यानी कि मेरे पास क्या है, सल्फर है, ऑर्थोरोम्बिक, ये एक क्या है, एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एक फॉर्म है। और जब मैंने 95.6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो ये सल्फर किस में तब्दील हो गया, मोनोक्लिनिक में। ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक में चेंज हो गया ऐसे और इस टेम्परेचर को जिस पर ये चेंज हो गया, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।